नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 9th साइंस के थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिसका सेटअप कुछ इस प्रकार है कि दो वेसल्स हैं यहाँ पे। वो दो वेसल्स में क्या वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और इन दोनों वेसल्स को एक ट्यूब के थ्रू कनेक्ट किया गया है और इस ट्यूब में से कोई वाटर फ्लो ना हो पाए, इसीलिए उस पर क्या लगाया गया है, क्लैंप। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इस बॉटल की बात करें तो इस बॉटल में भरा हुआ जो पानी है वो कहीं ना कहीं हाई हाई लेवल पे है, ठीक है, हायर लेवल पे है, ठीक है, ऊंचाई पे ज़्यादा है। और इस बॉटल की बात करें तो इसका जो वाटर लेवल है कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे स्थित है, ठीक है। या फिर अगर यह बोतल को मैं नीचे रख दूं और इस चीज़ को हटा दूं, फिर भी वाटर के अमाउंट के हिसाब से इस बोतल का जो वाटर है कहीं ना कहीं हायर लेवल पे होगा, ठीक है। इसी हायर लेवल और लो लेवल को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल। और इसी हायर और लो लेवल के पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे ही हम एक क्लैंप हटाएंगे यहाँ से तो वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, वाटर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में वाटर जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल यानी कहा जाए हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव कर रहा था, यानी फ्लो कर रहा था, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट भी कुछ इसी प्रकार बहता है, ठीक है। जैसे अगर इलेक्ट्रिक की बात करें तो उसमें होता है बैटरी, ठीक है। इस बैटरी में होता है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। जब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यह हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। अगर इस बैटरी को आप किसी कंडक्टर या कंडक्टिंग वायर से अगर आप कनेक्ट कर देते हो तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस प्रकार बहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव चार्ज बह रहा होगा और जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करने होंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा इसमें, ठीक है, जो कि करंट की दिशा होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहेगा और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहेंगे। जैसे कि जस्ट लाइक वाटर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू पॉइंट डिपेंड्स ऑन अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल एट दोज पॉइंट्स दिस लेवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे हमने दो बोतल के बीच वाटर का लेवल देखा, ठीक है, वैसे ही जब हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो वहाँ पर भी दो पॉइंट के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रिक लेवल होता है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होता है। इन्हीं को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से यानी पॉजिटिव से कहाँ किस तरफ बहता है, नेगेटिव की तरफ बह रहा होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, जो कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। मान लीजिए दो टर्मिनल हैं, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, ये दो कंडक्टर हैं और इन्हें ये इंसुलेटर के द्वारा इन्हें ऐसे स्टैंड किया गया है, ठीक है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, हमने प्रीवियसली पढ़ा, ठीक है। और नेगेटिव टर्मिनल क्या है, लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच मैं क्या लगा देता हूँ, एक कंडक्टिंग वायर, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे यानी हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक, और नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन उसका होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस सेल के लेवल पे क्या होगा, तो वही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है सेल के पास, है ना। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल यानी पोटेंशियल का डिफरेंस किसके बीच, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस क्यों होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड द सेल। इस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन मोशन एंड रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड टू
टू एंड्स ऑफ द सेल। अगर आपने इसी सेल को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को मोशन देगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मोशन की वजह से नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहेगा। ओके, तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करें इन 2 पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को 2 पॉइंट के हिसाब से ही कैलकुलेट करते हैं, यानी ए और बी। इन 2 पॉइंट के हिसाब से हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर बताना चाहें तो वो होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। ठीक है, ए से बी तक कैरी करने में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी ये एक बैटरी है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, हमने इसे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने के लिए मतलब उसके बहाव के लिए पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक कितना वर्क डन लगा, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और इसको हम लिखते कैसे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टोटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V सिंबल से दर्शाते हैं। ठीक है, वर्क डन को W से और टोटल चार्ज को Q से। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में नापते हैं, इसीलिए 1 वोल्ट लिखा इधर। ठीक है, वर्क डन को हम जूल में नापते हैं और चार्ज को हम कूलम्ब। तो ऐसा यूनिट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए वोल्ट जो शब्द है वो कहाँ से आया। ठीक है, द इटालियन साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल। इन्होंने क्या किया था, पहला इलेक्ट्रिक सेल को कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, इसी की वजह से क्या हुआ, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज नेम्ड वोल्ट इन हिज ऑनर। यानी इनके सम्मान में क्या किया गया कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसका नाम दिया गया वोल्ट। क्या दिया गया, वोल्ट। अगर हम समझना चाहें कि यूनिट क्या होता है, ठीक है, तो यूनिट इज अ मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1 किलोग्राम, तो ये जो किलोग्राम मैंने लिखा ये एक यूनिट है, किसको मेजर करने के लिए, वजन को मेजर करने के लिए। जैसे मैंने लिख दिया 1 मिनट। ठीक है, तो ये जो मिनट है ये क्या है, यूनिट है, किसको मेजर करने के लिए, टाइम को। समझे, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या है, ऐसा यूनिट वोल्ट है। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही स्मॉल वैल्यू में हो तो उसे कैसे मेजर, किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं, 1 मिली वोल्ट, जो कि किसके बराबर, कितने के बराबर होता है, 10⁻³ वोल्ट के बराबर होगा। 1 माइक्रो वोल्ट, जो कि 10⁻6 वोल्ट के बराबर होगा। अगर लार्ज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसे हम मेजर करने के लिए यूनिट यूज करते हैं 1 किलो वोल्ट, जो कि 10⁻³ वोल्ट के बराबर होगा, और 1 मेगा वोल्ट, जो कि 10⁻6 वोल्ट के बराबर होगा। आइए समझते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। हर एक मेटेलिक कंडक्टर यानी लोहा टाइप का जो एटम्स होते हैं, उनके जो आखिरी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस से जो है वीकली बाउंड होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो सकते हैं, अपने एटम से फ्री हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, जो हम बैटरी के साथ, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, इसको हमने जोड़ दिया एक कंडक्टर से। ठीक है, तो एक कंडक्टर एक कंडक्टिंग वायर जो है ये किससे बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं मेटालिक चीज़ों से बना होता है। ठीक है, कॉपर हो गया, है ना, ये सब क्या है, मेटालिक। और इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि इनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि फ्री हो सकता है। ठीक है, तो जब हम इस पूरे कंडक्टर को क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा, ऐसे ट्रांसफर होकर एक चेन बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ऐसे ट्रांसफर हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा होता है। समझे, आइए समझते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की तरफ बहते हैं और करंट किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की तरफ बहते हैं। ठीक है, अगर कोई वायर, कंडक्टिंग वायर है जिसे आपने इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट नहीं किया है, यानी उसे पोटेंशियल आपने अभी तक नहीं प्रोवाइड किया है, तो इस केस में क्या होगा, उसमें मौजूद हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होंगे और कहीं भी मूव कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे ही आपने उस कंडक्टर को एक सेल से
एक इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ दिया तो उन्हें क्या होगा, उन्हें एक पोटेंशियल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन बहना स्टार्ट कर देंगे। इस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बह रहे होंगे, और अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाए तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बह रहा होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक हमने समझा पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, और हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की तरफ बहेगा, प्लस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला बेसिस पे समझने जाएं कि करंट क्या होता है, तो करंट होता है करंट आई से हम करंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। डिफाइन एज द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में कितना चार्ज कंडक्टर से पास हुआ है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है। और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट था वोल्ट, उसी प्रकार करंट को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। द यूनिट ऑफ चार्ज का यूनिट होता है, मतलब चार्ज को भी मेजर करने के लिए क्या यूनिट है, कूलम्ब, और करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर, ठीक है, और टाइम को तो सेकंड ही है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, यानी करीब 0.00000 ऐसे कितने जीरो, ऐसे करीब 17-18 जीरो लगाने के बाद 16, मतलब इतने यहाँ पर जीरो होंगे, 0.0000000 करीब 17-18 जीरो, मतलब इतना क्या होता है, उस पर चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। और एक एम्पियर, यानी एक एम्पियर ऑफ करंट कितने के बराबर होता है, तो वो बराबर होता है एक कूलम्ब, यानी एक चार्ज पे प्रेजेंट, एक इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट चार्ज एक कूलम्ब के बराबर नहीं है। ये किसके बराबर है, 0.000000016 कूलम्ब के बराबर है। इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये कूलम्ब जो है, अगर आप इसको आप मल्टीप्लाई करो इतने नंबर ऑफ चार्ज से कि ये कितने में बदल जाए, ये एक कूलम्ब में बदल जाए, यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में क्या हो, जो कंडक्टर हो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या कर जाए, पास कर जाए। इतने सारे इलेक्ट्रॉन अगर पास कर रहे हो, अगर आपने पोटेंशियल लगाया और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स धड़ाधड़ पास हो रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर से, तो उस पूरे सर्किट में 1 एम्पियर का करंट बना रहेगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं, जो करंट के लिए यूनिट है एम्पियर, ठीक है, वो एम्पियर वर्ड कहाँ से आया, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जो फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट एम्पियर कंडक्ट अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इलेक्ट्रिसिटी पे, जिसकी वजह से इनका जो नाम है एम्पियर, इनके काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए एम्पियर इस नाम को करंट को मेजर करने के लिए एज ए यूनिट यूज किया जाने लगा, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल है जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है 0.4 एम्पियर थ्रू अ कंडक्टर ऑफ 5 मिनट तक फ्लो हुआ। आपको बताना है कि उसमें चार्ज वुड हैव पास थ्रू द कंडक्टर, कितना नंबर ऑफ चार्ज, कितने कूलम का चार्ज उसमें पास हुआ होगा। तो हम एम्पियर लिख देते हैं, आई हमें पता है, टी हमें पता है 5 मिनट, उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। करंट का फॉर्मूला क्या था, Q डिवाइड बाई टी। हमें क्या निकालना है, Q निकालना है, टी को यहाँ पर भेजे तो I इंटू टी हो जाएगा। हमें आई पता है, टी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कूलम में आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि बताएगा कि इतने कूलम का चार्ज उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा है, ठीक है। आइए समझते हैं रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, अभी तक हमने समझा है करंट, ठीक है, और हमने समझा है पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V से दर्शाया जाता है और करंट I से दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो हम समझेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कुछ नहीं, एक ऐसा लॉ है जो कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है, ठीक है। यह लॉ बताता है कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा वैसे वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो है घटेगा, ठीक है। The relation between current flowing through a wire and the potential difference across the V ends can be obtained laws given by the German scientist George Siemens Ohm, ठीक है। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यह रिलेशन दिया। ये क्या कहते हैं,
ये कहते हैं द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। अगर फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, यानी फिजिकल स्टेट का मतलब जो हमारा वायर है, ठीक है, उसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मोटाई है, ठीक है, उसका जो रेडियस मान लो यहाँ से यहाँ तक कुछ रेडियस होगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इसका जो लंबाई है कंडक्टर का वो चेंज नहीं होना चाहिए करंट पास होने पर, ठीक है, और क्या उसका जो उस पर जो वायर है उस पर इतना टेम्परेचर ना हो कि वो पिघलने लगे, उसके साइज और लेंथ में चेंजेस आ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब ये है, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करता है आपका कंडक्टर, जो कि आपने सेल अप्लाई किया है उस पर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो करंट पास हो रहा होगा उस कंडक्टर में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वोल्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कहने का मतलब है कि जैसे जैसे वोल्ट बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा वैसे वैसे करंट भी घटेगा। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटाएंगे तब हमें रिलेशन समझ में आएगा, ठीक है। तो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं साइंटिस्ट ने, तो वहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, के, और इस ये के क्या दर्शाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। आगे चल के ये के, अगर मुझे वी और आई के बीच रिलेशन दिखाना है तो मैं के को यहाँ पर ट्रांसफर करूँगा, इक्वल टू के वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1/k हो जाएगा, और इसी 1/k को दर्शाया गया आर से, जो कि होता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है उस कंडक्टर द्वारा, इस जो आपने वायर लगाया है वो उस कंडक्टर द्वारा इलेक्ट्रिक करंट में कितने अमाउंट पे, ठीक है, कितने अमाउंट पे बाधा उत्पन्न हो रही है उस करंट को फ्लो होने में उस कंडक्टर के अंदर से, ठीक है, इसी को हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो फाइनली फॉर्मूला क्या निकल के आता है, I इंटू आर इक्वल्स टू वी, और रिलेशन हमें देखो यहाँ पर मिल गया, v इक्वल्स टू आई इंटू आर। अगर हमें v पता है, r पता है, तो हम i निकाल सकते हैं, और आई आर पता है तो हम वोल्ट निकाल सकते हैं। आखिर में फॉर्मूला क्या बन जाता है, r इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को, इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है। और एक ओम किसके बराबर होता है, और ओम का एक सिंबल भी होता है जिसे हम ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे, ठीक है। और एक ओम किसके बराबर होता है, एक ओम बराबर होता है 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर को आप सेल प्रोवाइड करते हो, जो सेल है आपका उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है उस सेल में, तो उसमें क्रिएट हुए 1 एम्पियर करंट को अगर आप डिवाइड करते हैं उस पोटेंशियल से, तो जो नंबर आएगा उसे हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं, ठीक है। आइए रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एकदम आसान चीज़ है। जैसे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, जो कि तो जो आपका वायर है, जो आप वायर कनेक्ट कर रहे हैं सेल में, उसमें क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। दे आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन, वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं जब तक आप उस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई ना करो, यानी कोई सेल उस पर लगाओ ना। अगर आपने सेल लगा दिया तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे मूव होना लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में, ठीक है। दिस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है उस कंडक्टर में, ठीक है। मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक एटम एंड आयंस विच लाइज अलॉन्ग देयर पाथ, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं एक एटम से दूसरे एटम पे, वो क्या करते हैं, टकराने लगते हैं एक दूसरे एटम, एक दूसरे आयन से, ठीक है। और इसी कोलिजन की वजह से कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके फ्लो में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होने लगती है। बाधा मतलब हिंड्रेंस मतलब बाधा उत्पन्न होने लगती है। इसी बाधा को हम क्या कहते हैं, इसी रुकावट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, यानी उस वायर का रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। अब अगला है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर अगर आप कंडक्टर को देते हैं तो उस टेम्परेचर के बाद, ठीक है, उस टेम्परेचर के बाद उसका जो रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करेगा, उसके लेंथ पे, उसके एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये वायर है, इसके ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्लस वो कंडक्टर, वह वायर किस मटेरियल से बना हुआ है उस पर भी वह डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस के यूनिट की बात करें तो वह यूनिट होता है ओम, जो कि जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज सीमन ओम इनके नाम पे है, ठीक है। ठीक है, इनके वर्क को ध्यान में रखते हुए यह यूनिट दिया गया है रेजिस्टेंस को। अब देखिए, तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे ओम्स लॉ में क्या था, करंट किस पे डिपेंड कर रहा था, वोल्ट पे, उसी प्रकार
रेजिस्टिविटी में जो स्पेसिफिक टेम्परेचर देने के बाद कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करेगा, यानी जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे लेंथ घटाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगा, कहने का मतलब ये है। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, 1/a, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/a लिखा है ना, इसका मतलब जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगा, जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार इन दोनों को एक साथ मैं लिख सकता हूँ L/A, ठीक है, L/A। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रो। और यही रो क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। और इसी रो को हम मेजर करते हैं किसमें, ओम और मीटर में। अब ये क्यों मेजर करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कैसे मेजर करेंगे। ये जो बाजू में रेजिस्टेंस लिखा है इसको किस में मेजर करते हैं, ओम में, ठीक है, मैंने ओम लिख दिया। अब यहाँ पे हमें रो को मेजर करना है, ठीक है। ये लेंथ क्या है, लेंथ क्या होता है, मीटर डिवाइड बाय ये एरिया क्या होता है, एरिया होता है मीटर का स्क्वायर, यानी ये मीटर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/m। अब इस m को अगर मैं यहाँ ट्रांसफर करूँ तो रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। इस प्रकार हम रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो लिखते हैं ओम इंटू मीटर। चलिए अब समझते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी सर्किट हम उसे कर सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का जो है कंटिन्यूअस पाथ हो, ठीक है, यानी कहीं पे ब्रेक ना हो, यहाँ पर कहीं करंट जाके कहीं रुक जाए, मतलब फ्लो ही नहीं हो पाएगा। सर्किट क्या हो, कंप्लीट हो, कहीं ना कहीं कंप्लीट हो, ठीक है। और सर्किट में क्या क्या हो, सर्किट में दो एंड्स के सेल हो, ठीक है, सेल्स हो, और रेजिस्टेंस हो, क्या हो, रेजिस्टेंस, ठीक है। और इन्हीं सब कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और अगर हम उसी इलेक्ट्रिक सर्किट का अगर हम डायग्राम बनाएं सर्किट का, इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहते हैं, ठीक है। और हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एमीटर होता है, एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, उसे हम हमेशा वायर पे लगाते हैं जो कि सीरीज में लगता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर को हमेशा, वोल्ट मीटर क्या कहता है कि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यह है कि वह हमेशा दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को हमेशा, पोटेंशियोमीटर यानी वोल्ट मीटर को हमेशा दो पॉइंट पे प्लेस करते हैं इन अ पैरेलल मैनर में, ठीक है। और रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर लगाते हैं हम, ठीक है। आइए जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट का जो डायग्राम है उसे जब हम बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट में आने वाले सभी कंपोनेंट को हम डायग्राम के माध्यम से किस सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं उसे जान लेते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक सेल है तो उसे हम सिंबलिकली इस प्रकार दर्शाएंगे, ठीक है, इस प्रकार, प्लस बड़ा बड़ा वाला एक पाई खींचेंगे उसका माइनस, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे कंडक्टर को क्या अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर मल्टीपल बैटरी आ जाती हैं तो वहाँ पर आपको ऐसे करके दिखाना है, ठीक है। अगर स्विच की बात करें यानी की प्लग बटन कह लो, अगर वो ओपन है तो उसे इस प्रकार दर्शाएंगे, अगर वो क्लोज है तो उसे इस प्रकार। और कंडक्टिंग वायर यानी कंडक्टर को हम एक लाइन से दर्शाएंगे, अगर एक कंडक्टिंग वायर पे दूसरा कंडक्टिंग वायर क्या कर रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो उस केस में हम ऐसा साइन दिखाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अगर हम लाइट बल्ब की बात करें, अगर वो ग्लो नहीं कर रहा है तो उस केस में ऐसा दिखाएंगे, और ग्लो कर रहा है तो उस केस में ऐसा, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी रेजिस्टेंस हमें अप्लाई करना है, कहीं ना कहीं वोल्टेज को कम करना है, ठीक है, और करंट का जो फ्लो है उसे कम करना है, तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो रेजिस्टेंस अप्लाई करने के लिए हम इस कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, कुछ ऐसा दिखता है वो रेजिस्टेंस, ठीक है, रजिस्टर, इसे क्या कहते हैं हम, रजिस्टर, ठीक है। ये देखो मैंने जैसे बोला करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम रजिस्टर लगाते हैं, और इसका साइन क्या होता है, ऐसा होता है। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब हम, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर ऐसे मतलब दो तीन इस एक रजिस्टर आपने लगाया था जो कि आपको अब चाहिए कि उससे ज़्यादा वाला रजिस्टर लगाना है, तो आप क्या करेंगे, इस केस में इसे रिप्लेस करेंगे और दूसरा रजिस्टर लगाएंगे। लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या होता है कि आप यहाँ से रजिस्टर का जो वैल्यू है उससे कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए अगला है एमीटर। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, ठीक है, और इसे आप हमेशा सीरीज में, यानी जैसे कंडक्टर चल रहा है तो इसी कंडक्टर में एमीटर को जोड़ देना है, ठीक है। अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, अगर यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है तो इसके ऊपर आप क्या लगाओगे, वोल्ट मीटर, ठीक है।
आइए समझते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर यानी कोई वायर हो गया, ठीक है, जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो, यानी जो विद्युत धारा है, जो इलेक्ट्रिक करंट जो बह रहा है, उसको रोकने की क्षमता जो है उस कंडक्टर की बहुत कम हो, जिसकी वजह से आसानी से करंट का जो फ्लो हो सके इस मटेरियल से, उसे हम क्या कहते हैं? उस मटेरियल को कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। और एक मटेरियल आता है जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा कम होते हैं, उसको जो रेजिस्ट करने का जो पावर है उस मटेरियल का, करंट के फ्लो को, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसे मटेरियल को हम क्या कह देते हैं? इंसुलेटर कह देते हैं। दो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर, करंट कैन फ्लो इजीली थ्रू सच मटेरियल। दो सब्सटेंस विच हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस एंड थ्रू विच करंट कैनॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, यानी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे समझते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है, ठीक है। तो हमने जाना था, क्या जाना था हमने, कि ओम्स लॉ कहता है कि V डिवाइड बाय I, यही आंसर आया था, ठीक है। यही हम आंसर इसमें से प्राप्त करेंगे इस सर्किट से। तो ये सर्किट कैसे बना हुआ है? 4 सेल से, ठीक है, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, ठीक है, जिसका हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 1.5, क्या है? 1.5। और इस सर्किट में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है? वायर है, ठीक है। और वोल्ट मीटर यहाँ पर लगा है, जहाँ से अपन को V की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एमीटर लगा है, जहाँ से आप हमको क्या मिल जाएगा? करंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और कंडक्टिंग वायर है, निक्रोम वायर है, ठीक है। यहाँ पर एक की लगा है, इस की को हम चालू करेंगे, बंद करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ओम्स लॉ के हिसाब से V डिवाइड बाय I जो हम निकालेंगे, ठीक है, हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, सेम होगा हर एक केस के लिए। अब हम क्या करेंगे? एक बार क्या करेंगे? एक सेल लगा के ए के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस देखेंगे, एक बार 2 सेल लगा के बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, एक बार 3 सेल लगा के, एक बार 4 सेल लगा के। ऐसे 4 केसेस में हम V डिवाइड बाय I को सॉल्व कर रहे होंगे, जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस हर एक केस में क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। इसका मतलब क्या है? यानी ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाता है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, यानी वह सही है। वह क्या कहता था? जैसे जैसे वोल्ट बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बहेगा, यानी जब आप एक सेल जोड़े रहोगे, यानी 1.5 वोल्ट आप यहाँ पर पास कर रहे हो, तो उस केस में करंट थोड़ा सा ही होगा, ठीक है। जब आप 2 सेल जोड़ोगे, यानी 3 वोल्ट हो गया, इस केस में करंट क्या होगा? दुगना हो जाएगा, समझ रहे हो? जैसे जैसे वोल्ट बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहले हमें समझना जरूरी है कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ रजिस्टर क्या होता है। यानी हम जानते हैं रजिस्टर को ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। सिस्टम का मतलब होता है तरीका। इस रजिस्टर्स को आप कितने कॉम्बिनेशन में दर्शा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। यानी एक तरीका हो सकता है रजिस्टेंस को हम क्या करें? सर्किट में सीरीज, मतलब एक के बाद एक लगा दें, ठीक है। या और क्या कर सकते हैं? एक और काम कर सकते हैं, रजिस्टर्स को ऐसे क्या कर सकते हैं? पैरेलली क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। 2 तरीका हो गया, ठीक है। अब इन्हीं 2 तरीकों को हम समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अभी हमने समझा कि सिस्टम क्या हो सकता है, यानी तरीके क्या हो सकते हैं रजिस्टर्स को प्लेस करने के सर्किट में, ठीक है। अब हम समझेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब, अगर बात करें इफेक्टिव रेजिस्टेंस की, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट में, ठीक है। यानी जो मैंने ये R1 लगाया है रजिस्टर, R2 रजिस्टर लगाया है, R3 रजिस्टर लगाया, इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस का इफेक्ट बना है, ज़्यादा हुआ है रेजिस्टेंस का इफेक्ट या फिर कम हुआ है सर्किट में, इसी को हम इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। आइए आप समझते हैं जब रेजिस्टेंस को हम सीरीज में प्लेस करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये हमारा एक सर्किट है, ठीक है, जहाँ पे ये की है जिसे हम बंद चालू करेंगे, प्लग है, ठीक है। यहाँ पर एक हमारा सेल है, यहाँ पे करंट मेजर किया जा रहा है, यहाँ पे वोल्ट मेजर किया जा रहा है, ठीक है, ओके। और हम क्या करेंगे? ये जो C से D है, यहाँ पर ये टोटल वोल्ट हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। प्लस इस तीनों रजिस्टर के हिसाब से हम इसका वोल्ट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो फाइनल वोल्ट है, यही क्या होगा? इन तीनों वोल्ट में बढ़ जाएगा, इन तीनों रजिस्टर के हिसाब से, ठीक है। अब समझते हैं, ठीक है। अगर हम, ठीक है, यू कैन सी दैट एंड ऑफ 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड सो दैट दे फ्लो वन आफ्टर अदर इन सिंगल लाइन। सिंगल लाइन में तीनों रजिस्टर को क्या कर दिया गया? प्लेस कर दिया गया, ठीक है। इसी कनेक्शन को क्या हम कहते हैं? सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर, ठीक है।
इन सच एन अरेंजमेंट द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर। और ऐसे अरेंजमेंट में जो यहाँ से जो करंट पास हो रहा है इसमें भी सेम पास होगा, इसमें भी सेम पास होगा, सब में सभी रजिस्टर में करंट जो है सेम पास हो रहा होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो करंट का फ्लो है पूरे रजिस्टर में सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। और सी और डी के बीच जो वोल्ट होगा वो किसके बराबर होगा? यहाँ का वोल्ट, यहाँ का वोल्ट, यहाँ का वोल्ट, तीनों रजिस्टर के हिसाब से जो वोल्ट होगा वो तीनों वोल्ट को हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो हमें टोटल वोल्ट मिल जाएगा। यानी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रजिस्टर। अगर हम रजिस्टर की बात करें तो क्या होगा? वो होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज इक्वल टू, हाँ, R1 R2 R3 के बराबर होगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? ये R1 R2 R3 तीनों को प्लस करेंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें मिलेगा। ठीक है, अब हम उसे कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। जैसे मैंने लिखा V1 V2 V3, ठीक है, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा C से D तक। ठीक है, तो V को मैं क्या लिख सकता हूँ? V का फॉर्मूला ओम्स लॉ क्या कहता है? I इंटू R होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? I तो सेम है ना, I क्या है? हर जगह सेम पास हो रहा है। और R1 थोड़ा डिफरेंस है, R1 में डिफरेंस है, तो मैं V की जगह क्या लिख सकता हूँ? V की जगह IR लिख सकता हूँ, V1 की जगह IR1 लिख सकता हूँ, V2 की जगह IR2 लिख सकता हूँ, V3 की जगह IR3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इस केस में अगर मैं सबको रिप्लेस करूँ, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर सीरीज, तो V की जगह मैं इस V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? IRS। ठीक है, V1 की जगह IR1, और इन सब में I कॉमन है तो I कैंसिल, और हमको मिल गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर देन ईच ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और जो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया वो हर एक रेजिस्टेंस के वैल्यू से क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। और इस अरेंजमेंट को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें रेजिस्टेंस को सर्किट में बढ़ाना हो। ठीक है, आइए हम समझते हैं पैरेलल रेजिस्टर इन पैरेलल। ठीक है, यानी पैरेलली अगर जोड़े तो उसमें क्या क्या देखने को चेंजेस मिलेंगे। आपको बस ध्यान में रखना है कि अगर आप सीरीज में जोड़ते हो तो करंट सेम फ्लो होगा, वोल्टेज डिफर करेगा। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज हम हमेशा क्या करते हैं? 2 पॉइंट पे मेजर करते हैं इसीलिए। और पैरेलल में इसका उल्टा हो जाएगा। आइए समझते हैं पैरेलल। तो अब हम समझते हैं कि अगर हमने रजिस्टर को सर्किट में पैरेलली जोड़ दिया, मतलब एक ऐसे 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 अरेंजमेंट में जोड़ दिया तो क्या होगा? ऐसे अरेंजमेंट में अगर जोड़ दिया तो जो V का वैल्यू है वो V के ही बराबर होगा। क्या होगा? V के ही बराबर होगा। यानी V, अगर मैं बात करूं सीरीज की तो वहां पर करंट सेम फ्लो हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा? 2 पॉइंट सेम है, यानी यहाँ पर इस वाले रजिस्टर्स में भी उतना ही वोल्ट पास हो रहा होगा, इस रजिस्टर्स में भी उतना ही वोल्ट पास, इस रजिस्टर में उतना ही वोल्ट पास हो रहा होगा, इसमें भी वही पोटेंशियल डिफरेंस पास हो रहा होगा, इसमें भी वही पोटेंशियल डिफरेंस पास हो रहा होगा। यानी V तो क्या हो जाएगा? हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम। लेकिन करंट क्या होगा? सेम नहीं होगा। तो इसी करंट के द्वारा हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। जो सेम नहीं है उसी का यूज करके आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं इसकी खासियत क्या है। तो इनवर्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंस, यही हमें मिलेगा आगे चल के। तो हमें पता है यहाँ पर करंट क्या होगा? करंट यहाँ से आया, अब करंट को 3 रास्ते दिख रहे हैं तो करंट क्या होगा? 3 रास्तों में बढ़ जाएगा। 3 रास्तों में बढ़ जाएगा इन द सेंस ऑफ अगर 3 एम्पियर का करंट पास हो रहा है इस सर्किट में तो क्या होगा? 1 एम्पियर हर एक लाइन में बढ़ जाएगा। 1 एम्पियर यहाँ चला गया, 1 एम्पियर यहाँ चला गया, 1 एम्पियर यहाँ चला गया। समझे? ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? I का वैल्यू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब अगर हम ओम्स लॉ के थ्रू I में निकालना चाहूँ तो उसको मैं क्या लिखूंगा? उसको मैं लिखूंगा V डिवाइड बाय R। क्या लिखूंगा? V डिवाइड बाय R। क्यों? क्योंकि वोल्ट क्या था? I इंटू R। ठीक है, तो मुझे I निकालना है तो R को यहाँ सेंड करूंगा तो V डिवाइड बाय R ये। ठीक है, अब मैं I को इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस I को किससे रिप्लेस करूंगा? V डिवाइड बाय R इन पैरेलल रेजिस्टर, जो कि इफेक्टिव रेजिस्टर है। सिमिलरली I1 के लिए V डिवाइड बाय R1, I2 के लिए V डिवाइड बाय R2, I3 के लिए V डिवाइड बाय R3। और इन सब को मैं क्या करूँगा? इसमें पुट करूँगा जहाँ पर मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा पैरेलल सिस्टम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा, यहाँ पर V सेम है तो V कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ये, मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, आइए अब खासियत समझते हैं पैरेलल रेजिस्टर की। तो इसमें पहली बात तो यही है कि जो इनवर्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा? इनवर्स टोटल इंडिविजुअल रजिस्टर। इंडिविजुअल जो है हर एक अलग अलग रजिस्टर है, इन सब का इनवर्स कर उसे प्लस करोगे तो मिलेगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, अगला द करंट क्या होगा? करंट डिफर करेगा हर एक इंडिविजुअल में सेम करंट तो पास होगा ही, क्योंकि 3 में डिवाइड हो जाएगा तो सब पे सेम वैल्यू का करंट पास होगा, लेकिन उन सबको प्लस करके टोटल करंट मिलेगा हमें। ठीक है, अगला तीसरा बात करें, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ऑल रजिस्टर इज सेम।
अगर यहाँ से 4 वोल्ट का करंट पास 4 वोल्ट का पोटेंशियल लगा है तो यहाँ पर भी 4 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, यहाँ पर भी। ठीक है, अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो ये है, मिल चुका है। अब इस अरेंजमेंट का हम क्यों यूज़ करते हैं? इस अरेंजमेंट का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम रेजिस्टेंस जो है आर जो है उसकी वैल्यू को हम घटा सकें, बड़े बड़े रेजिस्टेंस उसमें लगा के। ज़्यादा वैल्यू के रेजिस्टेंस हम लगाएंगे तो भी हम उस रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। सो फाइनली चैप्टर हमने समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।